बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। देखें, अल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम किन किन चीज़ों को डिस्कस किया करते हैं। जब भी हम किसी की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं तो हम उसके मेल्टिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी फ़िज़िकल स्टेट कि फ़िज़िकली वो किस तरह से प्रेजेंट है, कोई चीज़ गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, या फिर वो अपीयरेंस किस तरह की है, उसकी ऑर्डर किस तरह की है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस किया करते हैं। आज हमने अल्केन्स की बात करनी है। अल्केन्स में आप सबको पता है कि अल्केन्स क्या होती हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ मौजूद होती है, कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उनकी फ़िज़िकल स्टेट किस तरीके की होती है, वो फिज़िकली किस तरह से पाए जाते हैं, क्या वो लिक्विड्स हैं, क्या वो गैसेस हैं, क्या वो सॉलिड्स हैं। देखें, आपने गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स की बात करनी हो, आपने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी हो, आपको इस तरह के किसी भी क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए तो हमेशा याद रखिए कि आपको सबसे पहले उसके रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। अगर आप किसी के सॉलिड होने की बात करते हैं, अगर आप किसी के मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, अगर आप किसी के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपको देखना होगा कि ये सारी चीज़ें डिपेंड किसके ऊपर करती हैं। तो आपकी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं इंटर मोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर, ठीक है, इंटर मोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। देखें, हमने देखना ही है कि इनकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, हमने देखना ही है कि क्या ये सॉलिड हैं, क्या ये लिक्विड हैं, या फिर ये गैसेस हैं। तो पहले हमें उनका डिफरेंस देखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा सॉलिड कौन होते हैं। सॉलिड तो वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब होते हैं और उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये मैंने लिखा इंटर, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंटर बिटवीन मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाली फोर्सेस। तो इनकी इंटर मोलिकुलर फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। ये जो सॉलिड्स होते हैं इनकी इंटर मोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं सॉलिड्स की बनिस्बत, और उनकी जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो कंपैरेटिवली वीक होती हैं, मतलब सॉलिड्स के मुकाबले में वीक होती हैं। अगर ये चीज़ मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं और उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत वीक होती हैं, इतनी वीक होती हैं कि समटाइम्स हम कहते हैं कि नेग्लिजिबल हैं, इग्नोर की जा सकती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो पहले तो मुझे अपने अल्केन्स की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस को देखना होगा, पहले तो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को देखना होगा। आप फर्स्ट ईयर में होते थे, आपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में क्या पढ़ा था, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ी थी, जिसमें आपने डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन पढ़े थे, आपने डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस पढ़ी थी, आपने लंडन फोर्सेस पढ़ी थी, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आपके अल्केन्स के अंदर कौन सी फोर्सेस होती हैं। अगर अल्केन्स की बात की जाए तो देखें अल्केन्स के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। अल्केन्स के अंदर है कार्बन और हाइड्रोजन। फ़िलहाल मैं एक सिंपल अल्केन की बात कर रही हूँ। इसके अंदर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। अगर आप चेक करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, और हाइड्रोजन की होती है अप्रॉक्स 2.1। यानी देखा जाए तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। अगर इनकी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब है कि इनमें कोई किसी किस्म की पोलैरिटी नहीं है, ये पोलर नहीं है बल्कि नॉन पोलर है। तो हमने क्या डिस्कस किया था, हमने कहा था जो नॉन पोलर होते हैं उनमें कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं, उनमें सिंपल लंडन फोर्सेस पाई जाती हैं। तो हमने सबसे पहले देखना है कि आपके अल्केन्स के अंदर बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती कौन सी टाइप की हैं। तो इनके अंदर होती हैं लंडन फोर्सेस। अब देखें लंडन फोर्सेस क्या हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास एक कार्बन कंपाउंड था मीथेन, अगर उसकी इंटर मोलिकुलर फोर्सेस की बात की जाए, यानी दो मोलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्सेस की बात की जाए। इसी तरह मैं आपको कहती हूँ आपके पास था इथेन, इथेन के अंदर कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है। अगर मैं उनकी इंटर मोलिकुलर फोर्स की बात करूं, यानी उनके दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस की बात करूं, तो आपने ये सीखा था कि जैसे जैसे आपके कार्बन नंबर ज़्यादा होते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ता जाएगा। यानी कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते जाएंगे तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक
क्लाउड बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी और लंडन फोर्सेस भी ज़्यादा होती चली जाएंगी। तो हमने ये सीखा कि जैसे जैसे कार्बन की चेन को बढ़ा दिया जाता है वैसे वैसे लंडन फोर्स भी ज़्यादा होती चली जाती हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की इनको साइड्स ज़्यादा मिल गई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लंडन फोर्सेस हो जाएंगी। जितनी लंडन फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी उतना हम क्या कहते जाएंगे, हमने कहा था कि जिनकी फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं वो कौन होते हैं, सॉलिड्स। जिनकी ज़रा वीक होती हैं वो होते हैं लिक्विड्स। जिनकी सबसे वीक होती हैं वो होते हैं गैसेस। इसका मतलब है जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस भी क्या होती जाती हैं, स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं। कार्बन की चेन ज़्यादा होती जाएगी तो फोर्सेस भी क्या होती जाएंगी, स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी। तो कार्बन की चेन बड़ी होते जाने से फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। इसका मतलब है कि जो स्टार्ट के मेंबर्स होंगे वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, क्योंकि उनकी फोर्सेस काफ़ी वीक हैं। फिर जो अगले मॉलिक्यूल्स आएंगे, मतलब कि कार्बन नंबर 1 से लेकर तकरीबन कार्बन नंबर 4 तक आपके पास क्या होते हैं, गैसेस होती हैं। तो कहता है कि कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह, ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस हैं। लेकिन जब हम कार्बन नंबर 5 से ऑनवर्ड जाते हैं, कार्बन नंबर 5 से अप्रॉक्सीमेटली 17 तक, कहते हैं कि ये कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनकी फोर्सेस थोड़ी स्ट्रांग हो चुकी हैं। और फिर अगर आगे बात की जाए कि कार्बन नंबर 18 से ऑनवर्ड, इसके बाद जितने भी आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कलरलेस ऑर्डरलेस सॉलिड्स होंगे। इसका मतलब है कि जिनकी चेन छोटी है उनकी फोर्सेस वीक हैं। सबसे कम फोर्सेस, सबसे वीक फोर्सेस, इसका मतलब है गैसेस थोड़ी सी स्ट्रांग होगी तो लिक्विड्स मज़ीद स्ट्रांग होगी तो वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अगर आप सिर्फ इतनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिस्कस कर लें तो आपके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सारे कवर हो जाते हैं। देखिए आप सबको पता है कि जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होती चली जाएंगी उतना उनको ब्रेक करना मुश्किल होता जाएगा, उतनी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी उनको ब्रेक करने के लिए। ब्रेक क्यों करना है? हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की। आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो वाला पॉइंट होता है जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थी उनको ब्रेक करना, ब्रेक करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो वाला टेम्परेचर होता है जिसमें कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो बॉइलिंग पॉइंट वो हो गया जिसमें कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसकी ये जो फोर्सेस थी इतना ब्रेक किया जाएगा कि नेग्लिजिबल फोर्सेस रह जाएंगी। हम कहेंगे ये क्या बन गई हैं, गैसेस बन गई हैं। यानी जिसके पास जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती जाएंगी उतना उनको ब्रेक करना मुश्किल होता जाएगा, उतने उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते चले जाएंगे। यानी कि आपके जो स्टार्ट वाले मेंबर्स हैं, यानी आपके कार्बन नंबर जब कम होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कदरे कम होते हैं, जैसे जैसे उनकी चेन लेंथ लंबी होती जाती है, जैसे जैसे कार्बन नंबर ज़्यादा होते जाएंगे वैसे वैसे इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, उनको ब्रेक करना मुश्किल होता जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, हाई होते चले जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा फिनोमिना है किसी के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेक करने को। इवन कहते हैं कि अगर आप अपनी अल्केन सीरीज़ की बात करो तो हर CH2 को ऐड करने पर, यानी अल्केन्स के अंदर हर CH2 को जब ऐड किया जाता है तो जो टेम्परेचर है ना, जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है, वो तकरीबन 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती हैं, उनको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ डिस्कस करता है, कहते हैं कि आपके पास, देखें हमने दो तरह के, आप अगर पिछले लेक्चर्स देखें तो हमने कहा था कि आपके हाइड्रोकार्बन्स दो तरह से हो सकते हैं। वो स्ट्रेट चेन वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन वाले भी हो सकते हैं, और वो ब्रांच्ड चेन वाले भी हो सकते हैं। तो कहते हैं ये जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं ना, इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन वालों के बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे।
तो मैंने बोला कि जब भी आपने बॉइलिंग पॉइंट या इवन मेल्टिंग पॉइंट्स या फिजिकल स्टेट की बात करनी हो, आपको किसके बारे में सोचना होगा? आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिस्कस करना होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बेस पे आप बताओगे कि किसी के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है या कम है। अब वो कह रहा है स्ट्रेट चेन वालों के ज़्यादा हैं, ब्रांच चेन वालों के थोड़े कम हैं। रीज़न क्या होगा? ऑब्वियसली जिनके ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है उनका रीज़न यही होगा कि उनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी। चेक करते हैं कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग होंगी। देखिए, मैं फ़र्ज़ करें 4 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन ले रही हूँ, तो ये मैंने एक स्ट्रेट चेन के अंदर 4 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन लिया। आपने देखा कि ये आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स देखनी है ना हमने, यानी ये एक मॉलिक्यूल लिया मैंने, ये मैंने दूसरा मॉलिक्यूल लिया है। इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस किस तरह से होंगी? ये देखें, यहाँ से उनको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मिल रहा है, ये यहाँ से क्या कर सकते हैं? अपनी फोर्सेस डेवलप कर सकते हैं। यानी यहाँ पर इनकी क्या बन रही हैं? लंडन फोर्सेस बन रही हैं। अगर मैं यही चीज़ ब्रांच्ड चेन की बात करूँ, ब्रांच चेन का मतलब होगा कि इस तरह से 4 कार्बन अटैच करने हैं, तो ये इस एक क्या होगा? ब्रांच में आएगा। इसी तरह मैं एक और जो मॉलिक्यूल है वो ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आपके पास क्या हो गया? ब्रांच्ड चेन। अब आपको नज़र आ रहा है कि 2 मसले हैं यहाँ पर। एक बात तो ये है कि एक तो यहाँ पर ये देखें, ये साइट मिल रही है, ये साइट मिल रही है और ये साइड मिल रही है जहाँ पर लंडन फोर्सेस डेवलप हो सकती हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, और फिर जब इंट्रैक्शन में आएगा तो पोलराइजेबिलिटी होगी, पोल्स जनरेट होंगे और एक इंस्टेंटेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, लंडन फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। तो अगर देखा जाए स्ट्रेट चेन के अंदर देखें, एक तो ज़्यादा जगहों से उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग बन रही है, और ब्रांच चेन के अंदर फोर्सेस एक तो वैसे वीक नज़र आ रही हैं क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन्स के इंट्रैक्शंस कम हो रहे हैं, दूसरे नंबर के ऊपर इनका डिस्टेंस भी तो इतना ज़्यादा है। ये देखें, ये ज़्यादा डिस्टेंस पे चले गए हैं ड्यू टू ब्रांच, तो फिर इसकी वजह से हम कहेंगे कि इनकी फोर्सेस कदरे वीक हो गई हैं। इसका मतलब है कि जो आपके स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके ब्रांच चेन। कहते हैं ये जो एन ब्यूटेन, ये जो मैंने ड्रॉ किया एन ब्यूटेन, इसका बॉइलिंग पॉइंट है -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं इस ब्रांच चेन की बात करूं तो इसका है -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बेस के ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। नेक्स्ट वन है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए आप बेसिक जो प्रिंसिपल यूज़ करते हो, जब भी कभी आपने सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करना है, आपने एक ही बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस करना है और वो है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, एक ही बेसिक प्रिंसिपल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का क्या मतलब है? लाइक डिसॉल्व्स का मतलब है कि जो पोलर सोल्यूट होंगे वो डिसॉल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और जो जनाब आपके नॉन पोलर वाले सब्सटेंसेस होंगे, नॉन पोलर वाले कंपोनेंट्स होंगे, वो डिसॉल्व होंगे इन नॉन पोलर आपके सॉल्वेंट्स। सो देखते हैं अपने अल्केन्स को। अल्केन्स क्या होते हैं? कार्बन होती हैं और साथ में क्या होती हैं? हाइड्रोजन। जितनी भी आप कार्बन की चेन कर लें और उसके साथ क्या अटैच होंगे? हाइड्रोजन अटैच होंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और आपका जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। आपने देखा इनमें कुछ ख़ास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है आपके हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। अगर वो नॉन पोलर है तो फिर इनको चाहिए कौन से वाले सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व हों? नॉन पोलर वाले। तो ये नॉन पोलर जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, बेंजीन हो गया, फिर आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, इस तरह के जो आपके पास सॉल्वेंट्स हैं इसके अंदर ये डिज़ोल्व हो जाता है। यानी जो नॉन पोलर वाले सॉल्वेंट्स हैं, ईथर हो गया, इस किस्म के, तो ये नॉन पोलर वाले जो सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर डिज़ोल्व होगा। लेकिन पोलर वाले जैसे वाटर, कोई अल्कोहल वगैरह, ये जो पोलर वाले आपके सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर ये डिज़ोल्व नहीं होता। तो इनकी सॉल्युबिलिटी किसके अंदर होती है? नॉन पोलर वालों के अंदर। और जो पोलर हैं, वाटर वगैरह, इसके अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते। तो इस तरह से जब भी कभी आपने सॉल्युबिलिटी देखनी हो, आप अपना बेसिक प्रिंसिपल देखें, लाइक डिसॉल्व्स लाइक।
जब भी कभी आपने फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह देखने हो, आप अपना बेसिक प्रिंसिपल देखें, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो ये सब कुछ था आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। इवन कहते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज़ होते हैं कार्बन नंबर ज़्यादा होने से, लेकिन उनका इंक्रीज़ इतना रेगुलर नहीं होता। बहरहाल ये आपका टॉपिक था आज का, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह केमिकल रिएक्शंस के साथ मिलते हैं और रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स डिस्कस करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।